हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फिर से मैं आ गया हूँ आपके पास नया टॉपिक लेकर के। यूनिट 3 हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, पिछले सेशन में स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और वहाँ पे हमने पढ़ा था क्या जी, लीगल। हम वहाँ पे हमने पढ़ा था इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बेसिक चीज़ों को समझा था कि है ना, टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट होने चाहिए। ठीक है, उसमें से एक था हमारा क्या, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था पहला क्या, मेजोरिटी, है ना, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पर्सन को क्या होना चाहिए, है ना, टू बी ए ही शुड बी ए मेजर ऑफ एज, मतलब एज 18 या 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग मतलब अगर जो 18 से बिलो है वो क्या है जी, माइनर है। वो जो 18 या 18 प्लस है वो मेजर, जो 18 से बिलो है वो माइनर है। तो माइनर से ही रिलेटेड चीजें आज पढ़ेंगे कि माइनर अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं उस एग्रीमेंट पे। देखिए, एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनर जो करेगा वो एग्रीमेंट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है नहीं, इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए पढ़ते हैं कि जब माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, एग्रीमेंट करता है, तो उसका इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, वन बाय वन। उसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, लीगल रूल्स टू माइनर्स एग्रीमेंट, है ना। लीगल रूल क्या क्या है, लॉ ने क्या क्या बताया है रिगार्डिंग माइनर्स एग्रीमेंट। आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला जी, कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय ए माइनर इज वाइड एब इनिशियो, है ना। वाइड एब इनिशियो है मतलब या तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट करे या माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, दोनों इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, वाइड एब इनिशियो, मतलब वो हमेशा से वाइड है ना, वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। कौन? जो कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है ना। सपोज मैं ये सेल करने का, आप माइनर हो, मैंने आपके पास सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, कि आपको मैं सेल करूंगा, आपने बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर कोई प्रॉब्लम आता है और हम लोग कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट बोलेगी इट इज अ माइनर्स एग्रीमेंट, हेंस इट इज वाइड एब इनिशियो। जब से किया, एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से ये वाइड है, बाद में नहीं हुआ वाइड, पहले ही से वाइड है। इसमें एक केस था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है ना। मोहरी बीबी एक पर्सन है जिसने, है ना, धर्मोदास जो कि माइनर था उसको, है ना, लोन दिया था और एक मॉर्गेज उससे लिया था। ठीक है, और बाद में धर्मोदास ने लोन रिपे नहीं किया, मोहरी बीबी ने उस पर केस कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि सिंस धर्मोदास वाज ए माइनर, तो उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट जो हुआ आपका लोन देने का और मॉर्गेज करने का, वो दोनों का दोनों कॉन्ट्रैक्ट, लोन देने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी और मॉर्गेज करने का कॉन्ट्रैक्ट भी, दोनों क्या है, वाइड एब इनिशियो है ना, वैलिड नहीं है। तो पहला तो ये हो गया जी। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया जब वो माइनर था और बाद में वो मेजर हो गया और उसको बोलता है कि रेटिफाई, मतलब कंफर्म करना। रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है जी, रेटिफाई करने का मतलब होता है कंफर्म करना, कंफर्म। बाद में अगर वो कंफर्म करना चाहे मेजर होने के बाद, जैसे आपने बिलो 18 ईयर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया और 18 ईयर्स के जब हो गए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करना चाहा कि नहीं मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानूंगा, तो लॉ बोलता है नहीं जी ऐसा आप नहीं कर सकते, माइनर कैन नॉट रेटिफाई एनी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। माइनर जब जब कोई पर्सन माइनर था उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, मेजर होने के बाद उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लॉ के नज़र में वो वाइड होगा। उसके बाद आता है थर्ड वन, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। देखिए, माइनर कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता, बट अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, सपोज आपके फादर ने, है ना, एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम मेरे बेटे को, मतलब आपके फादर ने, आपके पापा ने एक बंदे के साथ, किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उस पर्सन को बोला है कि तुम मेरे बेटे को हर महीने 10,000 रुपीज़ दोगे, किसी भी रीज़न से कॉन्ट्रैक्ट किया था, 10,000 दोगे। तो यहाँ पे आप क्या है, बीइंग ए माइनर, आप माइनर हैं फिर भी आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बेनिफिशियरी हैं, है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट आपको मिलेगा, वही बोल रहा है ना। माइनर कैन, है ना, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। ये याद रखना है कि पॉइंट, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, है ना, कि व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। उसके बाद है ये फोर्थ वन, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड का मतलब होता है टेक एडवांटेज, है ना, क्या, टेक एडवांटेज, एडवांटेज। माइनर हमेशा एडवांटेज ले सकता है अपने माइनॉरिटी का। कहने का मतलब है कि माइनर ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, है ना, उधार लिया और एग्रीमेंट किया, ठीक है, कि मैं उधार आपको वापस दे दूंगा, है ना, लोन लिया और लोन बाद में वो नहीं पे करेगा, तो क्या बोलेगा जी,
जिसने लोन दिया उसको बोलेगा मैं तो माइनर था उस टाइम, अब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने किया क्यों, वो तो हमेशा वाइड एब इनिशियो होता है। तो कहते हैं कि माइनर अपने माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है, एडवांटेज ले सकता है ना। उसके बाद आता है जी लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। लेकिन माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे जिसमें उसकी लाइबिलिटी बन जाए नेसेसरी का, सपोज एक गरीब बच्चा है, ठीक है ना, मतलब एक बच्चा है, माइनर है, लेट्स, है ना, नॉट से गरीब, एक बच्चा है ना, बिलो 18 ईयर्स है, उसने जा करके एक अपने खाने पीने का सामान खरीदा है ग्रोसरी स्टोर से, है ना, ग्रोसरी स्टोर खाने पीने का सामान खरीदा उधार पे, है ना, किस पे, उधार पे, है ना। उसके बाद लेटर ऑन वो पे नहीं कर रहा है, तो जिससे उधार खरीदा उसने केस कर दिया, तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट इस एग्रीमेंट में बोल सकती है कि वो जो माइनर है, कहते हैं कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, एग्रीमेंट तो वाइड एब इनिशियो है, वाइड है, फिर भी इस केस में अगर नेसेसरी के लिए, याद रखिएगा, नेसेसरी के लिए अगर सप्लाई किया है, नेसेसरी के लिए, तो क्या होगा जी ना, नेसेसरी के लिए अगर सप्लाई किया तो कोर्ट बोल सकती है कि माइनर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, मतलब उसके पास जो पर्सनल अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे उसको, है ना, पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से जी, तो आउट ऑफ पर्सनल एस्टेट बोलते हैं, पर्सनल एस्टेट, पर्सनल एस्टेट से मतलब नेसेसरी के लिए पेमेंट करने की लायबिलिटी उसकी है, इवन दो ही इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है जहां पे लायबिलिटी उसकी बनी है नेसेसरी के लिए, उसने किसी ने उसको नेसेसरी सप्लाई किया, नेसेसरी मतलब जिसके बिना उसका लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ सप्लाई किया है, तो उस केस में उसकी लायबिलिटी बनेगी, और कहाँ से पे करेगा वो, आउट ऑफ पर्सनल एस्टेट से वो पे करेगा, है ना। उसके बाद आते हैं जी, उसके बाद नेक्स्ट वाले में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। कभी कभी क्या होता है ना कि माइनर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, बट थ्रू गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हाउ फार इन्फोर्सेबल, अगर कोई गार्जियन अपने माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कहने का मतलब है कि जब वो बेनिफिट के लिए किया होना चाहिए, कितना, है ना, बोलेंगे फॉर दी बेनिफिट ऑफ माइनर, माइनर के बेनिफिट के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर ले, लाइक सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, बाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कर सकता माइनर के लिए गार्जियन, ये मना है ना, बाई ऑफ, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनर्स के लिए नहीं कर सकता है, बट उसके फायदे के लिए, उसके एडवांटेज के लिए, उसके बेनिफिट के लिए गार्जियन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज माइनर। उसके बाद आता है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई भी, है ना, नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इन्वॉल्विंग, ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई भी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब माइनर जो कोई एग्रीमेंट करता है उसमें ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता वो जिसमें स्पेसिफिक उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब प्रॉमिस जो किया, वादा जो किया, उसको ही निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता जहाँ पे स्पेसिफिक, है ना, परफॉर्मेंस की बात आ जाए, इसलिए कहते हैं माइनर एग्रीमेंट के केस में नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, है ना, नो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाई माइनर। उसके बाद आता है जी नो इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है क्या, जो अपने डेप्ट को, अपने लायबिलिटी को दे ना पाए, है ना, ऐसे ना, बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया जिसको बोलते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, तो माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है अपने पेमेंट एंड लायबिलिटी के लिए, तो वो इंसॉल्वेंट होगा कहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट वन इज एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट, माइनर कैन ऑलवेज, है ना, कैन ऑलवेज एंटर इनटू पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, वो पार्टनर नहीं बन सकता है ना, कैन नेवर बी पार्टनर, माइनर कैन नेवर बी पार्टनर, पार्टनर कभी नहीं बन सकता, बट पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए वो जा सकता है। बाकी पार्टनर चाहें तो उनको पार्टनरशिप में ले आए, उसके बेनिफिट के लिए, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी पार्टनरशिप फर्म में, बट उसको बेनिफिट पार्टनरशिप का दिया जा सकता है, लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है उसको, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि पार्टनर, है ना, माइनर जो है वो पार्टनरशिप में तो नहीं जा, पार्टनर तो नहीं बन सकता, बट पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए एंटर्ड हो सकता है। उसके बाद आता है जी माइनर कैन बी एन एजेंट, देखिए माइनर एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना, एजेंट समझते हैं ना, एजेंसी रिलेशन क्या होता है, एक एजेंट होता है, उसका एक प्रिंसिपल होता है,
तो एजेंट कुछ भी काम करता है तो प्रिंसिपल उसका जो है उसके वर्क के लिए है ना लायबल होता है, ठीक है जी, लायबल होता है। बट एजेंट इस केस में, माइनर के केस में एजेंट तो बन सकता है बट पर्सनली वो लायबल नहीं होगा। वो जो भी काम करेगा ना, प्रिंसिपल अगर कोई काम कर रहा है एजेंसी के लिए तो उसके लिए है ना वो माइनर एजेंट जो है वो लायबल नहीं होगा। एजेंसी में तो एजेंसी में जा सकता है, बस एजेंसी वर्क के लिए वो लायबल, पर्सनली लायबल नहीं होगा। उसके बाद आता है जी माइनर कैन नॉट बी, है ना, कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर कोई ऐसा काम करके अपने पेरेंट और गार्जियन को, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके अपने पेरेंट और गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता। सपोज आप माइनर हैं, आप जाके लैपटॉप खरीद लिया है ना दुकान से और बोला कि मेरे पापा पे करेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एजेंट की तरह काम करेंगे अपने, है ना, आप अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स के लिए एजेंट की तरह काम करेंगे, बट है ना विद इन अथॉरिटी। आपको अगर परमिशन आपके पापा ने दिया होगा, आपके गार्जियन ने दिया होगा, आपके पेरेंट्स ने दिया होगा, तब भी आप एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। अदरवाइज है ना माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, है ना, थ्रू, है ना फॉर एनी एग्रीमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एजेंट। सपोज माइनर है ना एंड इसको एडल्ट कीजिए, इट्स नॉट एजेंट, ये क्या है जी एडल्ट, एडल्ट, माइनर एंड एडल्ट। ज्वाइंट प्रॉमिस क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे किसी के साथ तो उसको कहते हैं ज्वाइंट प्रॉमिस, है ना, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट। उस ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट में सपोज कि एक ए है और एक बी है, ए माइनर है और बी मेजर है, मेजर मीन्स एडल्ट है, ठीक है, दोनों मिल करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उधार में सामान खरीदा है, अब उसको पैसा वापस करना है, तो उस केस में एडल्ट जो है ना वही लायबल होगा पैसा देने के, माइनर नहीं होगा, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। तो ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में क्या बोलता है, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में माइनर की लायबिलिटी नहीं होती है, माइनर नॉट लायबल फॉर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, उसमें देखिए केस है सेनदास वर्सेस रामचंद्र, ठीक है ना, रामचंद्र एक माइनर था, ठीक है, तो इस केस में भी वही हुआ था कि दोनों ने मिल करके कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें माइनर दोनों की लायबिलिटी बनी, बट है ना रामचंद्र बीइंग ए माइनर उसने क्या किया, अपनी लायबिलिटी नहीं पूरी की, तो सेनदास ने केस कर दिया, बोला कि इसको भी पे करना पड़ेगा लायबिलिटी, चूंकि ये ज्वाइंट प्रोमिसर था। बट कोर्ट ने बोला नहीं जी, रामचंद्र बीइंग है ना माइनर, इसकी कोई लायबिलिटी ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनती है। उसके बाद आते हैं सीओटी। सीओटी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सीओटी। सीओटी का मतलब होता है जी गारंटर, गारंटर जो गारंटी देता है ना उसको कहते हैं सीओटी, है ना। तो माइनर के लिए अगर किसी ने गारंटी दिया है ना, सीओटी का देखिए लायबिलिटी कब बनता है ना, जैसे मेरे और आप में एग्रीमेंट हुआ है ना, और एक बंदा है, ठीक है ना, जो सीओटी बना है ना, मैंने आपको उधार दिया था और वो आपका सीओटी बना, मतलब गारंटर बना कि अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो ही विल पे। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर आपने पैसा नहीं है तो ये पे करेगा, ठीक है जी। कब, जब आप नहीं देंगे तब ये पे करेगा। और इसी केस में अगर आप माइनर है ना तो आप दे ना दे उसे कोई मतलब नहीं है, सीधे लायबिलिटी उसकी बनती है गारंटर की, सीओटी की। मतलब अब मेरे में और सीओटी में डायरेक्ट मान लिया जाएगा कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे में और सीओटी में है, ठीक है जी। माइनर इसमें कोई मतलब नहीं है माइनर का, इसीलिए कहा था सीओटी फॉर माइनर का मतलब है जो बंदा गारंटी दे रहा है माइनर के लिए ना, समझ लिया कि वो डायरेक्ट है ना सामने वाले पार्टी से खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है। जनरली क्या होता है, उल्टा होता है, जनरली होता है कि जब एक बंदा फेल कर जाए तब उसका गारंटर जो है, उसका सिक्योरिटी है, उसके बदले पे करता है। बट यहाँ पे माइनर के लिए अगर कोई सिक्योरिटी बना है तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसके बाद आते हैं जी माइनर एज शेयर होल्डर। देखिए कहते हैं कि शेयर, पहला ही बोल दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर वाइड अब इनिशो, कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया नहीं जा सकता। शेयर होल्डर बनने के लिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हम माइनर एक कर ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि माइनर कैन नेवर बी ए शेयर होल्डर, माइनर कैन नेवर बी ए शेयर होल्डर, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद आता है जी लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है जी सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। लायबिलिटी बनेगी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट में माइनर ने अगर कोई सिविल रॉन्ग किया है, सपोज माइनर ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, माइनर ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तो वो क्या सिविल रॉन्ग है, वो उस केस में माइनर की लायबिलिटी बनेगी। नहीं कह सकते हैं कि ये माइनर था इसकी, कोई देखते हैं कोई केस कोई क्राइम करता है माइनर ना तो उसको भी सजा मिलता है, वो अलग बात है कि एडल्ट की तरह सजा नहीं मिलता है,
फिर भी उसको जुवेनाइल में जाना पड़ता है ना, जो बाल सुधार गृह जिसको बोलते हैं जुवेनाइल में जाना पड़ता है, मतलब उसको भी पनिशमेंट मिलता है, वो उसके तरीके से मिलता है बट मिलता है। इसका मतलब है कि लायबिलिटी तो उसकी बनती है। तो कभी भी सिविल रॉन्ग की बात आएगी ना, उस तरह की बात आएगी जहाँ पे सिविल सोसाइटी को डैमेज किया, प्रॉब्लम किया है ना। सोसाइटी एक इंडिविजुअल भी को भी बोल सकते हैं और सोसाइटी है ना होल पब्लिक को भी बोल सकते हैं। किसी को डायरेक्ट तकलीफ पहुंचाया है या फिर सोसाइटी एज ए होल तकलीफ पहुंचाया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है, तोड़ फोड़ गवर्नमेंट के चीज़ों को कर दिया, उस केस में क्या उसकी लायबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, मतलब लायबिलिटी फॉर सिविल रॉन्ग है ना। माइनर की लायबिलिटी है ना सिविल रॉन्ग के लिए होगी। तो ये था जी 15 रूल्स, ये याद रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये 15 पॉइंट्स है ना लीगल रूल्स है ना टू माइनर्स एग्रीमेंट। तो फिर ठीक है जी, अब तक मुझे होप कि आपको समझ में आया होगा, ये 15 पॉइंट्स को अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, हैप्पी स्टडी।